नमस्कार दोस्तों, चलिए हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी यह क्लास सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको सीटेट के सभी सब्जेक्ट का वीडियो और पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा। आज इसमें हम सब जो क्लास को कवर करेंगे वह यूथ कंपटीशन टाइम से लिया गया है। हम सब इसकी पहली क्लास को कर चुके हैं। पहली क्लास में हम सब ईवीएस को कवर किए थे। आज हम सब सीडीपी को कवर करेंगे, जो कि 3 जनवरी 2022 को यह क्वेश्चन आया था। अब चलिए हम सब क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, इसी को आपको बताना है। पहला कह रहे हैं सभी बच्चों के लिए एक समान और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। या फिर दूसरा है बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। या फिर तीसरा है का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है। और लास्ट है आपका, करें सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें कह रहे हैं सभी बच्चों का मानसिक क्षमता एक ही जैसी नहीं होती, इसीलिए सभी बच्चे एक निर्धारित समय में अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। करेंगे बहुआयामी बच्चे क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। ये आपका ऑप्शन राइट लग रहा है, लेकिन और तीसरा और चौथा भी हम समझ लेते हैं। करें का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सभी के लिए एक दिशात्मक नहीं हो सकता, सब बच्चे के लिए अलग अलग होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत है। अब अगला है, कह रहे हैं कि सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा निर्धारित होती है। ये भी आपका गलत है। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए हम इसकी कुछ व्याख्या समझ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यही यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों में ये बहुत तेज गति से वृद्धि को दर्शाता है तथा कुछ क्षेत्रों में धीमी गति से वृद्धि को दर्शाता है। विकास का क्रम बहुत ही लचीला होता है। इसको आप सब बहुत ध्यान दीजिएगा। अब चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, विकास का सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। आपके पास ऑप्शन है, कौन सा? पहला है घुमावदार, या फिर विशिष्टता, अधोगामी, या फिर शीर्षगामी। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकास जो है, गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अधोगामी। अब इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि यह सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। यह अधोगामी या फिर समीपता की प्रवृत्ति है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, करें विकास कि किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ऑप्शन है आपके पास शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, या फिर किशोरावस्था। अब इसमें कहने का तात्पर्य है, इसमें चारों ऑप्शन से कौन सी अवस्था ऐसा है जिसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कल्पना करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कल्पना वाली चीज़ में हर समय खेलते रहते हैं, ज़्यादा कल्पनाशील हो जाते हैं। इसमें आपका राइट आंसर होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बाल्यावस्था को समझें तो बाल्यावस्था 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था, या फिर एक होती है उत्तर बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो काल होता है 2 से 6 वर्ष होता है, और उत्तर बाल्यावस्था का काल जो होता है 7 से 12 वर्ष होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपसे जब भी अगर बाल्यावस्था, सिर्फ बाल्यावस्था पूछे तो आपको लगाना है 2 से 12 वर्ष। लेकिन जब इसके बाल्यावस्था के अंतर्गत प्रारंभिक बाल्यावस्था, या फिर पूर्व बाल्यावस्था, या फिर उत्तर बाल्यावस्था पूछे, उसको आप ध्यान दीजिएगा 2 से 6 वर्ष और 7 से 12 वर्ष। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। अब थांडाई के विचारों को हम समझ लेते हैं। थांडाई का विचार है कि 3 से 6 वर्ष तक के बालकों प्रायः अर्ध स्वप्नों की हालत में रहते हैं, वे सत्य असत्य में अंतर नहीं कर पाते हैं। ऐसा किसका मानना था? थांडाई का मानना था। व्यास के अनुसार शिशु कल्पना में स्वयं नायक बन जाता है और कल्पना के द्वारा ही जीवन की कठोरता को दूर करता है। कह रहे हैं कि यह सब काम बच्चा कल्पना में ही करता है। ऐसा इसका मानना था? रॉस का मानना था। चलिए अगला क्वेश्चन हम सब देखते हैं दोस्तों। करें कि
निम्न में से कौन सी बच्चों की समाजीकरण के द्वितीयक संस्थाएं हैं? ऑप्शन है आपके पास परिवार, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं, विद्यालय। इसमें आपके पास विकल्प दिया गया है पहला, दूसरा या चौथा, या फिर पहला तीसरा चौथा, या फिर पहला तीसरा चौथा, या फिर पहला और चौथा। देखिए दोस्तों, अगर इसमें द्वितीय पूछा है, यह दो प्रकार का होता है। पहला एक प्राथमिक संस्थाएं और द्वितीय संस्थाएं। प्राथमिक संस्थाएं में आपका आता है परिवार हो गया, पड़ोसी हो गए, ये सब प्राथमिक संस्थाएं में आते हैं। द्वितीय संस्थाएं में आपका हो जाएगा मीडिया हो गया, धार्मिक संस्थाएं होंगे, विद्यालय हो गए, ये सब आपके द्वितीय संस्थाएं में आते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन जो दिया गया है सभी में एक को चॉइस किया गया है। इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। लेकिन परिवार जो है प्राथमिक संस्था है, यहाँ पे पूछ क्या रहा है, द्वितीय संस्था पूछ रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन पे सभी को एक समान नंबर दिया गया था। अब चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती है और देखती है कि पेंसिल का ख से बड़ी है और पेंसिल ख ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग ख से बड़ी है तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है? ऑप्शन है आपके पास क्रमबद्धता, या फिर संरक्षण, या फिर सकर्मक अनुमान, या फिर परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क। इसमें देखिए दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सकर्मक अनुमान। अब इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहे हैं कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में तीसरे चरण को ट्रंकेट ऑपरेशनल स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इस चरण के दौरान 7 से 12 वर्ष की आयु होता है। बच्चे तर्क का अधिक उपयोग दिखाते हैं। विकसित होने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक ट्रांजिटिविटी, जो एक क्रमिक क्रम में विभिन्न चीज़ों के बीच संबंध को पहचानने की क्षमता को संदर्भित करती है। सकर्मक अनुमान का एक उदाहरण तब होगा जब एक बच्चे को ए की जानकारी बी से बड़ी है और बी सी से बड़ी है, इस प्रकार की जानकारी होगी तो वह सकर्मक अनुमान कहलाता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। करेंगे जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्ति संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने योग्य होता है? कह रहे हैं कि ऑप्शन है प्रतिवर्तन, या फिर परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन, या फिर अमूर्त चिंतन, या फिर प्रतिज्ञाप्ति चिंतन। इसमें आपका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वह जो है प्रतिवर्तन कर पाने योग्य होता है। अब इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक प्रतिवर्तन कर पाने योग्य होता है। इस अवस्था के दौरान बालक एक अकेले विषय के बहुविधि आयामों के बारे में सोचने में सामर्थ्य हो जाता है और विपरीत ले जाने में की योग्यता, विचार को विपरीत और आगे ले जाने की योग्यता होती है। उदाहरण के लिए समझते हैं, संक्रियात्मक अवस्था 7 से कब होती है? 11 वर्ष। यह आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि संक्रियात्मक अवस्था जो आपकी होती है 7 से 11 वर्ष होती है। बालक 10 से 1 तक उल्टी गिनती कर सकता है। इस अवस्था तक बच्चे जानकारी उसको हो जाती है कि उल्टा क्या है सीधा क्या है। हम सीधी गिनती बोलने को कहे तो बोल देगा हाँ 1 से 10 तक गिन देगा। फिर उल्टी गिनती बोलते हैं तब भी वह गिन देता है कि हाँ 10, 9, 8, 7, इस प्रकार से उसकी जानकारी हो जाती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे यही है। अब हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलरबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में सम्मिलन नहीं है? ऑप्शन है आपके पास पारंपरिक चरण, अपारंपरिक चरण, या फिर उत्तर पारंपरिक चरण, या फिर पूर्व पारंपरिक चरण। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अपारंपरिक चरण। करें कोहलरबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर दिए हैं, जिनमें से प्रत्येक को कुछ सोपान है के रूप में नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। पहला है आपके पास पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत स्तर, और तीसरा है उत्तर
गत स्तर, यही जो है कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के 3 स्तर दिए गए हैं। अब चलिए हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वागोस्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? ऑप्शन है आपके पास सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना, या फिर विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन, या फिर अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षा का इस्तेमाल, या फिर आवश्यकता के अनुसार पाठ का प्रयोग। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल, इसी के प्रयोग से उसको बचना चाहिए। अब देखिए इसकी हम कुछ व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि उसे अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल के प्रयोग से बचना चाहिए। किसको? अध्यापिका को। क्योंकि जब हम बालकों के बीच परीक्षाओं का आयोजन करेंगे तो उसमें बालक को लगने लगेगा कि उनकी योग्यता को जांचा जा रहा है, इसीलिए वो चाहते हुए भी कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों को गलत होने का डर लगा रहेगा। इसलिए वाइगोस्की का मानना है कि बच्चों को सिखाने के लिए सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों, सामाजिक संस्कृति सिद्धांतों पर शिक्षण अधिक कराना चाहिए, जिससे बालक समाज के अंतः क्रिया के बीच रहकर सीख सकें। ऐसा किसका मानना था? लेव वाइगोस्की का। अब चलिए हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि लेव वाइगोस्की ने अपनी सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है? ऑप्शन है आपके पास सहकर्मी सहयोगिता, या फिर सांस्कृतिक उपकरण का हस्तक्षेप, या फिर रट कर याद करने पर बल, या फिर गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के अगर कोई भी ऑप्शन आपके पूरे एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में ऐसा कोई भी ऑप्शन आए तो इसको आपको कभी नहीं टिक करना है, रट कर याद करने पर बल। अब इसमें देखिए जो राइट आंसर है आपका सहकर्मी सहयोगिता। अब इसकी हम कुछ व्याख्या समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। वाइगोस्की ने अपने सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत में सहकर्मी सहयोगिता विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। सहयोगिता अधिगम सहकर्मी या बड़े समूहों में हो सकता है। पीयर एवं ऑपरेटिव या पीयर इंस्ट्रक्शन एक प्रकार का सहयोगी शिक्षा है। ऐसा किसका मानना था? वाइगोस्की का। अब चलिए हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहे हैं किस प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? कह रहे हैं किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विकास होना चाहिए? ऑप्शन है आपके पास कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे, सिर्फ अध्यापक को निर्देश देना चाहिए। ये तो आपका एकदम से गलत है, ऐसा कभी नहीं होगा। अधिगम केवल कक्षा में ही होता है, ये भी आपका गलत है। अधिगम सिर्फ कक्षा में ही नहीं होता, अधिगम बालक हर जगह करता है। अब अगला आपका है कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। ये ठीक लग रहा है, लेकिन हम अगला ऑप्शन भी देख रहे हैं। विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थकता से सीखते हैं, ये भी आपका गलत है। आपका जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। जब भी बालक कक्षा में जाता है उसके पास अनेक जानकारी रहती है। वो हर टीचर को हर घर मतलब कहीं भी रहे, कक्षा में रहे, घर पे भी, सबसे मतलब हर प्रकार ज्ञान का भंडार होता है। उसे हर चीज़ के बारे में जानकारी जानने की बहुत उत्सुकता होती है एक छोटे बच्चे में। अब चलिए हम सब इसकी कुछ व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि एक प्रगतिवादी कक्षा में विभिन्न प्रकार के बालक रहते हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग विचार धारणाएं होती हैं। इसीलिए अध्यापिका का कर्तव्य होना चाहिए कि वह बच्चों के अनुभवों को समझे और उनके अनुभवों से जोड़कर ही उन्हें पढ़ाएं। इससे बालक को सीखने में आसानी होगी। कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि एक अच्छे टीचर की यही पर निशानी है कि वह पहले बालक को पढ़ाने से पहले उनके पूर्व ज्ञान को समझ ले, उसमें उनकी किस में उनको रुचि है, मतलब उनको जब भी पढ़ाएं उनके पूर्व ज्ञान से जोड़कर ही पढ़ाना चाहिए एक बालक को। चलिए हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहे हैं किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। कह रहे हैं कि किस विचारक ने इस बात को नकारा है बुद्धि एक एकल इकाई है। ऑप्शन है जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डन। अगला आपका है ऑप्शन ले बैगोस्की और लॉरेंस कोहलरबर्ग। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, हार्वर्ड गार्डन। अब देखिए, अब इसको हम और समझने का प्रयास करते हैं अच्छे से, इसका विस्तार पूर्वक। कह रहे हैं कि बहुविमात्मक प्रज्ञा एवं बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डन द्वारा 1983 में प्रतिपादित किया। गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहु प्रक्रिया होता है। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है जो निम्नवत है। पहला है व्यतिक पर बुद्धि, व्यतिक स्व बुद्धि, संगीत बुद्धि, शरीर गतिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि। अब चलिए दोस्तों हम सब अगला देखते हैं। कह रहे हैं खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी कि मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं। यह किसका उदाहरण है? आपके पास एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि जेंडर प्रासंगिकता या फिर जेंडर भेदभाव, जेंडर रूढ़वादिता या फिर जेंडर स्थिरता। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जेंडर रूढ़वादिता। क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों, जेंडर रूढ़वादिता का ही संबंध है, क्योंकि शुरू से ही यह प्रचलन है कि चाय लड़कियां बनाएंगी, मार्केट से सब्जी लड़के लाएंगे। इस प्रकार के तमाम मतलब काम ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि लड़कियां ही चाय बनाएगी या फिर लड़के ही मार्केट से सब्जी लाएंगे। यह सब जो है जेंडर रूढ़वादिता के ही अंतर्गत आता है। अब इसको हम और विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ कह रहे हैं कि लैंगिक रूढ़वादिता समाज को गतिहीन व रूढ़े की दशा में ले जाते हैं। बच्चे जब जन्म लेते हैं तभी उनके मस्तिष्क में यह बातें डाल दी जाती हैं कि ये लड़का है और ये लड़की है। लड़कों को बाहर का कार्य करना है और लड़कियों को घर के अंदर की। इसलिए रोहन की प्रक्रिया वह गुड़ियों से नहीं खेलेगा क्योंकि गुड़िया से खेलने का कार्य लड़कियां करती। यही जेंडर जो है रूढ़वादिता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस प्रकार से देखा जाए कि लड़कियां ये काम करेंगी, लड़कियां घर में रहेंगी। ये सब नहीं देखना चाहिए। चलिए हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। करें एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? आपके पास ऑप्शन है योगात्मक, मानक संदर्भित या फिर रचनात्मक या मानकीकृत। इसमें जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, रचनात्मक। अब इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि रचनात्मक मूल्यांकन से तात्पर्य है कि किसी शैक्षणिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया, सामग्री आदि में मूल्यांकन करके सुधार किया जाए। अर्थात विभिन्न परीक्षाओं और क्रियाकलापों द्वारा बच्चों की उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है। इससे यह पता लगाया जाता है कि बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जित किया और कौन पिछड़ गया, किस बच्चों को कितने शैक्षिक सुधार की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक बहुभाषाई कक्षा में शिक्षक को ऑप्शन है वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना चाहिए या फिर ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषाओं को ही स्वीकार करना चाहिए, या फिर अगला ऑप्शन है आपके पास भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देना चाहिए, या फिर एक लक्ष्यांक भाषा जैसे अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं का उपयोग की उपेक्षा करनी चाहिए। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कह रहे हैं भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए, विद्यार्थियों को पसंद के अनुसार
भाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति देनी चाहिए। ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। अगर किसी बच्चे को जो पसंद है भाषा, उसको उसी भाषा में पढ़ाइए। ऐसा नहीं कि आपको अंग्रेजी आ रहा है, बच्चों को हिंदी आ रहा है तो आप सिर्फ अंग्रेजी में पढ़ाएंगे, हिंदी में नहीं पढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप बच्चों को जो भाषा आ रही है, बच्चों को अगर हिंदी आ रही है तो हिंदी में, या फिर अंग्रेजी में आ रही है तो अंग्रेजी में, उसी भाषा में आपको पढ़ाना चाहिए। यह इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको कौन सी भाषा आती है, इम्पॉर्टेंट यह है कि बालक को कौन सी भाषा आती है, उस भाषा में आपको पढ़ाना है। अब चलिए हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय पर केंद्रित होना चाहिए, या फिर समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, या फिर अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, या फिर अगला अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इसका भी आंसर आयोग ने नहीं दिया था, इस पे भी सभी को एक समान नंबर दिया गया था। अब चलिए हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य है पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु नियोजित, या फिर यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का यह अच्छा कौशल है, या फिर विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है, सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलन को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा। देखिए दोस्तों, इसमें जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करना। अगर आप ऐसा टीचर हैं, आप ऐसा करेंगे कि जैसे जो बच्चे तेज हैं पढ़ने में, उसी कोई भी क्वेश्चन उसी से पूछ लीजिए, उसी से सारे बच्चों का आकलन आप नहीं कर सकते। आपको हर एक बच्चे को ध्यान देना होगा, कौन बच्चा बता पा रहा है, कौन बच्चा नहीं बता पा रहा है। आपको बेंच के सबसे आगे वाले बच्चों को भी ध्यान देना है, और बेंच के सबसे पीछे बैठे वाले बच्चों को भी ध्यान देना है, सभी बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप ऐसा करेंगे, सिर्फ जो बच्चे को आ रहा है उससे आप पूछ के कक्षा को समाप्त कर देंगे, तो फिर इससे जो है बच्चे का विकास सही से नहीं हो पाएगा। अब चलिए हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहे हैं गुणज वैकल्य से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बद्धता निश्चित करना, या फिर विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकल्पना, कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्य उपलब्ध करवाना, या फिर पाठ्यांश में मौजूद प्रसंगोचित जानकारी को निष्पक्ष ढकने करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ देना, या फिर विद्यार्थियों को अधिगम आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल करना। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करें ऐसे विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकलन, कैलकुलेटर, गणित संबंधी प्रयोज्य उपलब्ध करवाना चाहिए। अब इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि कैलकुलेटर छात्रों के लिए सबसे आसान उपकरण में से एक है, क्योंकि उन्हें कुछ मापदंडों के मूल्यों की जल्दी से गणना करने में मदद करता है। कैलकुलेटर अभ्यास को सरल और बहुत अधिक प्रभावी बनाते हैं। गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए फोटोमैथ अच्छा ऐप है। एक ऐप है, इसको भी आप जानिए कि मैथ्स का कोई भी सवाल रहे, फोटोमैथ ऐप का नाम है। उससे आप उस क्वेश्चन को स्कैन करेंगे, उसका पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको उत्तर दे देता है। कह रहे हैं कि फोटोमैथ आपके मोबाइल डिवाइस कैमरा का उपयोग करके गणितीय समस्याओं को तुरंत पढ़ता है और हल करता है। चलिए हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि एक दृष्टिबाधित्य वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं है। कह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा दृष्टिबाधित है, इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सी सामग्री उसके लिए उपयोगी नहीं है। कह रहे हैं स्पर्श ग्लोब, ये तो सही है। स्पर्श ग्लोब अगर है तो उस स्पर्श के समझ सकता है कि हाँ यह ग्लोब है। या फिर छोटे अक्षर वाली पुस्तक, इसको हम सब अभी रोकते हैं। दृश्य पठन सॉफ्टवेयर, ये भी सही है। फिर ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें, इसमें जो कि आपका राइट आंसर है ये छोटे अक्षरों वाली पुस्तक। जब छोटे अक्षर वाली पुस्तक रहेगी, एक दृष्टिबाधित बालक उसको कैसे देख पाएगा, नहीं समझ पाएगा, इसलिए इसमें बी आंसर इज राइट। अब इसको हम व्याख्या समझ लेते हैं इसकी दोस्तों।
करें क्योंकि छोटे अक्षरों में छपी पुस्तकों को देखने की में समस्या होगी, इसीलिए छोटे अक्षरों के स्थान पर बड़े अक्षरों में छपी हुई पुस्तकों का प्रयोग करना चाहिए ऐसे बालकों के लिए जो दृष्टिबाधित हों। स्पर्श ग्लोब, श्यामपट, दृश्य पटन या फिर सॉफ्टवेयर ब्रेल लिप वाली पुस्तकें दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए लाभदायक उपकरण हैं, लेकिन जो है छोटे अक्षरों वाली पुस्तक लाभदायक नहीं है। अब इसमें कुछ कथन कारक दिए गए हैं दोस्तों, इसको हम समझते हैं। कह रहे हैं कि कथन है पहला, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ सरल पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। तर्क है, प्रस्तुतिकरण विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। यह आगे हम देखते हैं दोस्तों। कह रहे हैं इसमें ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है, या फिर ए सही है लेकिन आर गलत है, या फिर ए और आर दोनों सही हैं। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अब इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे यह कह रहे हैं एक अध्यापक को लिखित सामग्री के साथ साथ सरल पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए, क्योंकि कुछ बालक लिख कर सीखते हैं, कुछ बालकों को लिखना पसंद नहीं है, तो वह श्रवण पुस्तकों के माध्यम से ही सीखते हैं। इसको एक टीचर को ध्यान देना चाहिए। चलिए हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? ऑप्शन है अभिसारी चिंतन या फिर अमूर्त चिंतन की योग्यता, या फिर नवीन अमुक उत्पादन की योग्यता। इसमें आपके पास ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा, या फिर पहला दूसरा चौथा, या फिर पहला तीसरा चौथा, या फिर पहला तीसरा चौथा। इसमें जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहला तीसरा और चौथा। अब इसको हम इसकी व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि एक सृजनात्मक बालक में अभिसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता और नवीन अमुक उत्पादन की योग्यता वाले गुण मौजूद होंगे। जो बालक पहले से ज्ञात तथ्यों के आधार पर नए तथ्यों ये विचारों को सृजन करते हैं, उसे सृजनशील बालक कहते हैं। सृजनात्मक बालक नई खोज करने की प्रति उत्सुकता रहते हैं। अब एक अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथन कारक का ये भी है। कह रहे हैं कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षक को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अगला है कारण है, एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप नहीं निर्धारित किया जा सकता है, ये भी है। अब इसका हम कथन कारक समझ लेते हैं। ऑप्शन है पहला, करें ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। यह अगला ऑप्शन है आपका। इसमें है कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है, या फिर ए सही है लेकिन आर गलत है। करें ए और आर दोनों सही है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही था। करें कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या सही व्याख्या करता है, आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। अब इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहे हैं एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप से नहीं निर्धारित किया जा सकता, क्योंकि एक बच्चे की सफलता या असफलता विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करती है, चाहे वह पारिवारिक माहौल हो या माता पिता द्वारा बच्चों की कड़ी मेहनत पर ध्यान। सफलता प्राप्त करने हेतु बच्चों के सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। उसी के साथ कक्षा में शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करते हुए अधिक कार्य करना चाहिए, जिससे बालक रुचि और आनंद के साथ अधिगम का ज्ञान अर्जन करे। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित कहने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापक किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है? ऑप्शन है निगमात्मक, या फिर अगनात्मक, अनुकरणात्मक, या फिर प्रतिस्पर्धात्मक। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अगनात्मक।
अब इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। अब हम इस विधि को समझ लेते हैं दोस्तों, जो कि अगनात्मक अधिगम का इस्तेमाल करे। आगमन विधि उस विधि को कहते हैं, किस विधि को, जिसमें विशेष तथ्य घटनाओं के लक्षण विश्लेषण द्वारा सामान्य नियम और सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, उसे हम आगमन विधि कहते हैं। दूसरे शब्द में इस विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक बालकों के सामने उन्हीं अनुभव क्षेत्र से विभिन्न उदाहरणों को प्रस्तुत करता है। आगमन विधि में विशिष्ट उदाहरण द्वारा बालक को सामान्यीकरण या सामान्य नियमों को निकलवाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं कक्षा नियमन में विद्यार्थियों की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है स्वयं कठोर अटल नियम का निर्धारण, ये तो एकदम से गलत है पहला। दूसरा है विद्यार्थियों के व्यवहार के बारे में अभिभावक को बार बार शिकायत करना, ये भी गलत है। ऐसे इस प्रकार के नियम ऑप्शन चाहे जो आ जाएं दोस्तों, इसको हर समय आपको गलत करना है, ये आपको कभी नहीं, ऐसा ऑप्शन कभी नहीं सही होगा। अब हम अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, कह रहे हैं कि मापदंडों का पालन न करने पर विद्यार्थियों की भर्त्सना या फिर मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता, यह आपका राइट आंसर है। सबसे ज़्यादा मैच यही कर रहा है कि मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता। आप कोई भी मापदंड बना रहे, नियम बना रहे, तो उसमें विद्यार्थियों की भी सहभागिता जरूरी होनी चाहिए, ऐसा ही मानना है। अब हम इसकी कुछ व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। करें कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को मापदंड के नियमों की स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता करना चाहिए। एक अध्यापक को कक्षा के लिए जो मानदंड और नियमों को बना रहा है उसे बच्चों की सहभागिता करनी चाहिए, जिससे बालक किसी भी प्रकार की गतिविधि में सहज संज्ञानात्मक रूप से संलग्न होने की क्रिया है। अब चलिए हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। करें वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों में सही चुनाव करता है जिनमें बच्चे के लिए अधिगम हो पाता है। ऑप्शन है खेल कूद, घर, कक्षा, कक्ष। ऑप्शन है पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, या फिर पहला दूसरा तीसरा, या फिर तीसरा। इसमें जो है तीनों सही ऑप्शन है, खेल कूद, घर और कक्षा, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। अब इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बच्चे खेल कूद के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चे को पढ़ने के लिए कई तरह के खिलौने आते हैं जिनका उपयोग करके बहुत फ़ायदेमंद होता है। इससे बालक खेल खेल में काफ़ी कुछ सीख जाते हैं। बच्चा घर में से आते ही जीवन प्रयत्न कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। बच्चे की पहली सीखने की पाठशाला घर ही होती है। बच्चे के पहली पाठशाला उसके घर ही होती है और प्रथम शिक्षक उसकी माँ ही होती है। इसको आप ध्यान दीजिएगा बच्चों। बच्चा स्कूल से दूसरे बच्चों के साथ मिलकर अंतर क्रिया करके लिखना पढ़ना सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है। ऑप्शन है मुद्दों पर चर्चा के सुसाध्य करना, छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार के शिक्षण सामग्री प्रदान करना, या हर समस्या के लिए एक जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया का इस्तेमाल पर बल देना। इसमें आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कह रहे हैं कि हर समस्या के लिए एक जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना। अब इसकी हम कुछ व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि हर समस्या के लिए एक जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना, यह तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि सारी समस्याओं के लिए हम एक जैसी रणनीतियों का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जब समस्या अलग अलग होगी तो उसका निवारण भी अलग अलग होगा। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है दोस्तों, बच्चों को सभी समस्याओं के लिए एक ही जैसा हम उनको सॉल्यूशन नहीं बता सकते। उनकी समस्या जिस प्रकार से रहेगी उन्हीं प्रकार से उनका सॉल्यूशन भी बताना पड़ेगा, उनका निवारण भी उसी प्रकार से होगा।
अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है। ऑप्शन है अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं, या फिर पाठ्यपुस्तक को यथोवंत याद करने पर अत्यधिक महत्व दिया जाता है, या फिर कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, या फिर कक्षा में बच्चों से पहले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कह रहे हैं कक्षा में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। अब इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे यह कह रहे हैं दोस्तों, बालक जितना जानता है उसी से संबंधित जो नवीन ज्ञान दिया जाता है वह बच्चे को अच्छे से समझ में आता है। जैसे कक्षा में बच्चों का हिरण के बारे में बताना है तो परंतु बच्चे को कभी हिरण नहीं देखा है, तो बकरी के शरीर की बनावट बहुत कुछ हिरण से मिलती जुलती है और बच्चे ने बकरी को देखा है, तो इसी अवस्था में अध्यापक को हिरण का परिचय बकरी के आधार पर देता है। बच्चे हिरण के विषय में अच्छी तरह से जान पाएंगे। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, हम कुछ भी पढ़ाएं तो बच्चे को पहले पता कर लें। जैसे अभी हम आपको कंगारू के बारे में बताना है, हम किसी जानवर के बारे में, किसी पशु के बारे में बताना है, तो हम कंगारू से क्यों पढ़ाएं उसको, हम कुत्ते से ना पढ़ाएं, क्योंकि कुत्ता वो जब बच्चा देखा है, अपने यहाँ देखा है, जाना है, हम कुत्ते से जोड़ कर कंगारू पढ़ाएंगे तो बच्चा बहुत जल्दी समझ लेगा। इसलिए यहाँ पे कहने का तात्पर्य यही दोस्तों, बच्चे को जिस जानवर के बारे में, जिस शिक्षा के बारे में उसे नहीं पता है, उसे जो पता है पहले उसको जोड़ो, फिर उससे जाके कनेक्ट करके बच्चे को पढ़ाओ तो बच्चा जल्दी से सीख जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, कह रहे हैं निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है। कौन सी विचारधारा बच्चे के अधिगम में अवरोधक है। करें त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, या फिर अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है, या फिर त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकलनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती है, या फिर अगला है अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए। इसमें आपका राइट आंसर है दोस्तों, बी इज राइट आंसर दोस्तों। कह रहे हैं कि अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। अब इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। बताना है ऑप्शन नंबर बी। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संज्ञान और संवेग। अब इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहे हैं कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। यह संज्ञान और संवेग के संबंध को स्पष्ट करता है। संज्ञान से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें संवेदना, प्रतिक्षण, प्रतिमा, धारण, तर्कण जैसी मानसिक प्रक्रियाओं सम्मिलित होती हैं। संवेदी प्रचनाओं को ग्रहण करके उसका रूपांतरण, विस्तारण, संग्रहण, पुनर्लाभ तथा उसका समुचित प्रयोग करने से होता है, जबकि संवेग से तात्पर्य एक ऐसी आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था से होता है जिसमें कुछ शारीरिक, कुछ खास व्यवहार होते हैं। अब इसका हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। करें अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है। कैसा होता है? अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः, पहला ऑप्शन है शिक्षक निर्देशित, या फिर सहपाठियों द्वारा निर्देशित, या फिर पाठ्यपुस्तक केंद्रित, या फिर स्वनिर्देशित। इसमें ऑप्शन इज डी इज राइट आंसर, स्वनिर्देशित। अब इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। करें अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः स्वनिर्देशित हो। स्वनिर्देशित शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी सीखने की ज़रूरतों का निदान करने, सीखने का लक्ष्य को तैयार करने, सीखने के लिए मानव और भौतिक संसाधनों को पहचान करने, उपयुक्त सीखने की रणनीति को चुनने और लागू करने, और सीखने का मूल्यांकन करने में दूसरों की मदद के बिना पहल करता है। जब बालक स्वयं निर्देशित होगा तब वह अधिक कार्य अधिक सार्थक होगा। अब दोस्तों इसी के साथ यह सेशन में समाप्त करते हैं। यहाँ पे आपको डेली
यूथ कंपटीशन टाइम के बुक से डेली आपको एक सब्जेक्ट जो है यहाँ पे आपको सॉल्व कराया जाएगा। अब चलिए हम इसी के साथ ये सेशन समाप्त करते हैं दोस्तों। धन्यवाद।